I think Laiba is going to be our TA, but I think she didn't make the class, तो वो मुझे सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ी अभी क्लास के लिए। तो I think she didn't do that. अब अगर कोई रह गया है तो मे बी यू गाइस they can simply send me a text या आप लोगों में से कोई बता दीजिएगा कि if somebody is waiting तो मैं उनको एडमिट कर दूँगी because this is the first time ये क्लास बनी है और हम लोगों को एडमिट किया गया। ठीक है। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि you guys have any disturbance or anything like that. तो फिर I will stop, or any questions you can ask me in between. Otherwise, I'll just simply continue. ठीक है। So बीच में please unmute your mic and say हाँ हूँ so that I know that I'm being heard. That, because otherwise it's utter silence and I do not know whether I'm talking to a wall or not. Am I clear? Yes, ma'am. थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू फरहान सिंह। बाकी सारे बच्चे भी बताएं, आप लोग इधर ही हैं या सो रहे हैं बैठ के? इधर ही है मैडम। गुड गुड, थैंक यू। सो व्हाट यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास? जी बेटे जल्दी जल्दी से बताएं। वी विल गिव अ क्विक रिकैप एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। व्हाट डू यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास? जी कोई किसी को कुछ याद हो? What about this? मैडम टीएम के बारे में पढ़ा था, उसके अपर्चर के बारे में पढ़ा, लेंस पढ़ा के था, बारे में। लेंसेज पढ़े थे। तो कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट लेंस? सिर्फ एक यही चीज़ ऐसी थी ना कि जो डिफरेंट आ रही है कंपेयर टू अदर microscopes. This is a very special and unique feature of TEM, that it possesses an intermediate lens. What is the function of this intermediate lens? जल्दी जल्दी से बताएं बेटे, किसी को पता? नहीं? यहाँ जी बेटे, इफ यू वांट मी कि आई कैन आस्क यू बाय नेम्स एज वेल। अगर कोई लोग नहीं बोलेंगे ना तो मैं बाय नेम पूछना शुरू कर दूंगी। सो आप लोग जस्ट बी रिसेप्टिव ऑन दिस वन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑनलाइन क्लासेस ये होता है कि आपको ना बंदा वो नहीं सकता, आ नहीं सकता। Very easy. Whenever you want to unmute, then you unmute silent. So it's better कि आप लोग खुद proactive हो online classes में, so that it becomes more fruitful. जी, somebody was talking. बताइए please. जी बेटे। मैडम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं ठीक है जी, जिसमें प्रोजेक्टर पे वो इलेक्ट्रॉन बीम वो ट्रांसमिट करते हैं। लेंसेज तो सारे ही बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, because अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की बात करें तो they cannot use glass lenses, they have to use the electromagnetic lenses. अब इंटरमीडिएट लेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंस है, इसका एक स्पेशल फंक्शन है। उस स्पेशल फंक्शन को मैं सिर्फ एक फ्यू मिनट्स में हाईलाइट करना चाहती हूँ। जो पिछले पुरानी चीज़ें थी उनकी जेस्ट इस लेक्चर में हम फ्यू मिनट्स में हाईलाइट करके विल मूव फॉरवर्ड। तो बेटे सुने, फिर आप गौर से सुने। कंडेंसर लेंस जहाँ पे भी होगा उसका काम है कंडेंस करना, ठीक है। उसने लाइट को, इलेक्ट्रॉन्स को कंडेंस करके सैंपल स्टेज पे लेके जाना है। उसके बाद आपके पास स्टेज पड़ा हुआ है और स्टेज के नीचे आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज आना शुरू हो गए, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसमिटिव लेंस।
ट्रांसमिटिव माइक्रोस्कोप। अगर ये रिफ्लेक्टिव होती तो उनकी पोजीशंस ऊपर ही होती, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसमिटिव है तो स्टेज के नीचे आपके पास बाकी सारे लेंसेज आ गए कि एक दफा स्टेज आके कंडेंस कर दिया, बीम कंडेंस्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल किया। अगर ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन होता तो इसके ऊपर रेजिस्टर स्कैनिंग होना चालू हो जाती। अब क्योंकि ये ट्रांसमिटिव है तो उस जगह पे सैंपल के ऊपर से ट्रांसमिट वो होगा और फिर भी ट्रांसलेशन होगी। और उसके बाद फिर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जो ट्रांसमिटेड बीम निकल से उसको करेगा, उसको अलाइन करके फिर वो इंटरमीडिएट लेंस पे और प्रोजेक्टर लेंस पे भेजेगा। अब ऑब्जेक्टिव लेंस ने मेजरली सैंपल की इंट्रिकेसीज और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। जो इंटरमीडिएट लेंस है उसने थोड़ा सा सॉर्टिंग कर लेनी है। उसने ये करना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो दो काम किए थे, उसके पास इमेज भी थी, उसके पास डायफ्रैक्शन पैटर्न्स भी थे। इसने फोकस कराना है या तो इमेज को या डायफ्रैक्शन पैटर्न को। प्रोजेक्टर लेंस बिल्कुल आईपीस की तरह, इसका कोई खास काम नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट करवाने का। जो भी इंटरमीडिएट ने जो भी सेलेक्ट किया हुआ बेस्ड अपॉन द पावर और ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया हुआ है, इंटरमीडिएट ने सिर्फ फोकस करवाना है जो बना हुआ है ऑलरेडी। और बनाया किसने था? ऑब्जेक्टिव लेंस ने था। तो उससे और फिर उसके बाद प्रोजेक्टर लेंस ने इसको सिर्फ प्रोजेक्ट करना है, जो भी कुछ लिए, चाहे वो डायफ्रैक्शन पैटर्न है चाहे वो इमेज है, उसको प्रोजेक्ट किया। तो ये सारी कहानी है लेंसेज की। इसके अलावा हमने इसमें कोई खास चीज़ नहीं पढ़ी थी। द ओनली की थिंग इज कि इंटरमीडिएट लेंस की पावर आप इंक्रीज करेंगे या पावर डिक्रीज करेंगे तो फोकसिंग इंक्रीज होगी, फार्दर अप होगी या नियरर होगी, उसकी बेसिस पे डायफ्रैक्शन पैटर्न आएगा या इमेज आएगा। ये चीज़ आपकी याद रखने वाली है, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ याद रखने वाली नहीं है। Then we also studied a bit about apertures. इसके अंदर there is just a hole और इस होल की पोजीशंस आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट कि कितनी लाइट एंटर हो रही है, क्या आपका बीम का डायमीटर हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। फिर आपने स्पेसिमेन स्टेज के बारे में देखी थी। देयर आर मल्टीपल वो के टाइप्स ऑफ स्टेजेस जहाँ पे रोटेशन है, हीटिंग है, कूलिंग है, ब्ला 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 समथिंग लाइक दैट। फिर हमने फाइनली डिस्कस किया था सैंपल प्रिपरेशन को कि पाउडर सैंपल्स, मेटालिक, सेरामिक सैंपल्स के लिए आपने क्या किया। आपने कटिंग की, सेक्शनिंग की, पंचिंग से की, फिर उसकी लोकलाइज्ड डिम्पलिंग की, फिर उसके बाद फाइनल थिनिंग की, इलेक्ट्रोलिटिक थिनिंग की, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने जेट डाला था। और फिर हमने फाइनली अल्ट्रा माइक्रोटॉमी की थी, जहाँ पे बायोलॉजिकल और पॉलीमेरिक सॉफ्टर सैंपल्स को थ्रू अ नाइफ कट किया जाता है ब्लेड के ऊपर, इधर सैंपल माउंट करके, और वो फिर फ्लोट कर रहा होता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इमेजिंग मोड्स। क्लियर है अभी तक? एनी क्वेश्चन सो फार? जी बेटे, एनी क्वेश्चन सो फार? हेलो? नो मैम, क्लियर है। थैंक यू। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे हमारे पास that person can also join the class. So today we will discuss about the scattering modes. जिस तरह से हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर ब्राइट फील्ड था, डार्क फील्ड था, फिर आपके पास फेज कंट्रास्ट था, इसी तरीके से इमेजिंग मोड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर। अब डिफरेंस यहाँ पे है कि वहाँ पे लाइट थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इंटरैक्ट करते हैं सैंपल के साथ, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी. There are multiple signals that are being produced upon the interaction of this electronic beam, because यही electronic beam different spectroscopies में ये use होगा, यही electronic beam और different characterization techniques के अंदर इस्तेमाल होगा. So ये जो electronic beam है, इसकी nature तो आप change नहीं कर सकते, it's in particle or a wave, but this can interact in both ways. ठीक है, और सैंपल रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने सैंपल 100 to 200 नैनोमीटर्स थिन बनाया हुआ है,
there will definitely be all of these signals. ठीक है, मेजरली हमारी इंटेंशन ये होगी कि हम डायरेक्ट बीम जो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बीम है उसको कलेक्ट करें और उसके थ्रू हम टीईएम का सिग्नल्स लें। ये जो रिमेनिंग सिग्नल्स होते हैं ये बेसिकली टीईएम के अंदर इन अ वे ये नॉइजी हैं जिसको हमें हमें इसका इस्तेमाल नहीं है। जब आप एसईएम के अंदर बात करते हैं तो एसईएम के अंदर क्योंकि सैंपल थिकर है और इन सिग्नल्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है, डायरेक्ट बीम हार्डली पॉसिबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एन ओपेक सैंपल जो कि माउंटेड होता है, otherwise unless it's an environmental SEM, ठीक है। most of the times this sample is mounted on a carbon tape और उसको या copper tape या जिस तरह से भी उसको माउंट किया जाए तो उसके अंदर से opaque samples की वजह से बहुत सारे सिग्नल्स निकलते हैं और उनकी सिग्नल्स की इंटेंसिटी बड़ी स्ट्रॉन्गर होती है। फॉर एग्जांपल उसी SEM में आपके पास एक्स रेज निकलती हैं जिसको कलेक्ट करके आप EDX का सिग्नल अचीव कर लेते हैं। उसी SEM के अंदर आप जो है वो ओजे का सिग्नल अचीव कर सकती हैं, बैकस्कैटर्ड का कर सकती हैं, बट ये उनका मेजर डिटेक्टर और उसकी पोजीशन जो है वो भी मैटर कर जाती है कि आप किस जगह पे लगा रही हैं। बट फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टीएम। अब टीएम के अंदर यू आर bombarding an electronic beam on the sample and you are only interested in direct beam which is directly transmitted or the beam which is elastically transmitted. You are not interested in the beam which is inelastically scattered. Elastic scattering और inelastic scattering में क्या फर्क होता है बेटे? बताइए प्लीज। एक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, एक दूसरे में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो इलास्टिक स्कैटरिंग वो वाली स्कैटरिंग है जिसके अंदर बीम की एनर्जी कंजर्व्ड है। जितनी एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्टेज आपने एनर्जी इधर बीम की दी थी उतनी ही एनर्जी यहाँ पे होता है। ओनली थिंग इज कि इट हैज बीन डिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल बट एनर्जी रिटेन्ड रही। यहाँ पे युवा के डिफ्लेक्शन के साथ साथ एनर्जी भी चेंज हो गई, कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हो गई। अब ये जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग है ये बेसिकली इन अ वे इट्स नॉइज। The only useful signal is elastic scattering or direct beam. अभी डायरेक्ट बीम बेसिकली आपको ब्राइटनेस देती है, डार्क फील्ड या ब्राइट फील्ड डायरेक्ट बताता है कि किस तरह का इमेज होगा, बट जो इंट्रिकेसीज और इमेज के थ्रू डाइफ्रैक्शन हुई है एटम एटम वो आपको इलास्टिक स्कैटरिंग से निकलता है। नाउ यू कैन से कि भाई डाइफ्लेक्शन तो हो रही है, दिस इज एन एटम। अगर आप रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग की बात करते हैं या एटम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो they could deflect at various angles depending upon the energy of this electronic beam, depending upon the position in which they are passing through, depending upon the thickness, depending upon the thickness of the coil, ठीक है, and others as well, other parameters as well। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बीम ये न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजरेगा तो न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत कैपेसिटी है कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक बीम को अच्छे तरीके से डिफ्लेक्ट करते हैं। इट कुड एक्चुअली रिवर्ट बैक दिस बीम, ठीक है। ये 180 डिग्रीज के ऊपर इसको बिल्कुल बैक स्कैटर करा सकता है। ये मतलब ये बीम आ रहा है यहाँ से और यहाँ से यूं ही वापस चला जाए। बट अगेन यूर इंटरेस्टेड इन द बीम विच हैज़ बीन ट्रांसमिटेड, कि वो ट्रांसमिट हो इस जगह से, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाए स्मॉलर एंगल्स पे। लार्जर एंगल्स वाली जो बीम होंगी ना, नॉर्मली जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है वो लार्जर एंगल्स के ऊपर ही डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो जो है वो अपर्चर को मिस कर देती हैं, ठीक है। और अगर ना भी मिस करें तो दिस इज एक्चुअली नॉइज, वो एंटर भी हो जाए, सम ऑफ द बीम विल बी एंटर्ड, तो वो नॉइज है बिकॉज ये आपकी एनर्जी रिड्यूस कर गई, वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वेरिएशन डिफाइंड नहीं होगा, रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी। So there are multiple types of deflection, multiple types of signals when an electronic beam interact with a sample, ठीक है। But scattering can occur either as a result of electrons interacting with the negatively charged electrons, यहाँ पे different positions के ऊपर electrons होंगे, electronic cloud
एक दूसरे की वजह से रिपेल करेगा और वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, न्यूक्लियस के करीब से जाएगा और वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. So this results in a deviation of angular angles at which the electron beam is deflecting. ठीक है, it could be go as high as at 180 degrees, जो बिल्कुल completely backscattered हो जाए. ठीक है. So elastic scattered electrons are the major source of contrast in TEM, जहाँ पे electrons are deflected at a smaller angle normally. ठीक है, they create much of the intensity being transmitted. और जो directly transmitted beam है, like I said previously as well, कि ये define करेगा कि आपका जो image का mode है वो किस तरह का होगा, वो ब्राइट फील्ड होगा या वो डार्क फील्ड होगा. जस्ट in the same case as we discussed earlier, or when it was discussed in optical microscopy. ठीक है. So contrast in TEM is generated by the differences in the light absorption in different regions of the specimen. ठीक है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम जब TEM की बात करते हैं, हम तो बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो ये एब्जॉर्प्शन कहाँ से आ गई. ठीक है. So the point is कि you're of course trying to make the sample as thin as possible. आपने जो है आपने इस पूरे सैंपल के ऊपर अगर आप बीम डाल रहे हैं, आप इस सैंपल के ऊपर यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर 200 नैनोमीटर थिन किया हुआ है, 100 to 200 नैनोमीटर, तो डाइफ्लेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है और आप यहाँ से ही देख रहे हैं. अगर आपके पास यहाँ से बीम गुजर रहा है तो इट्स एक्चुअली मोर इन थिकनेस, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी. और इस पूरे एरिया के अंदर भी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरा यूनिफॉर्मली थिन हो 200, तो कहीं ना कहीं आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है. अगर तो वो एब्जॉर्प्शन हो गई तो सिग्नल हैज बीन लॉस्ट. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपने 10 इलेक्ट्रॉन भेजे थे इधर से, 10 में से 5 एब्जॉर्ब हो गए, 5 निकल गए, तो आपके पास तो सिग्नल इन 5 ने ही बनाया ना, जो इंफॉर्मेशन थी डायफ्रैक्शन पैटर्न या इमेज सिर्फ इन 5 ने बनाया. तो कंट्रास्ट काफ़ी हद तक आपके पास ऑल्टर हो गया, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, ब्राइटनेस डिक्रीज हो गई. ठीक है. तो हमारे पास कंट्रास्ट जो है वो मेजरली इस पे डिपेंड कर जाता है. अब TEM के अंदर एब्जॉर्प्शन प्लेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनर रोल इन इमेज फॉर्मेशन इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इट इज डिपेंडिंग के ट्रांसमिट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से डिफ्लेक्ट कर रही है, लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रही है या स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रही है. अगर वो लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये अपर्चर को वो मिस कर देंगे, यहाँ से वो यहाँ से ही कर गए. अब इवन वो यहाँ से पास करा लेकिन वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेंगे. अगर वो स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट करेंगे तो वो उसको ले लेके पास कर जाएंगे. So contrast is generated by the difference in the number of electrons being scattered away from the transmitted beam, and they also plus अगर आप करें तो they have to be connected. They should not miss the objective aperture. अब अगर for example let's just say कि आपने 10 किलोवाट जो है आपने रखी हुई है बीम की, वो इसकी वोल्टेज कि आप यहाँ पे उसको कहते हैं कितनी, अब एक सर्टन वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉनिक बीम आ रही होगी. ठीक है. अगर आप ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी और एनर्जेटिक हो जाएगी. ठीक है. अब होता ये है कि जब आप इसके अंदर बात करें, इफ़ यू हैव अ बीम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर ले चलें, या if you have a beam of 5 electron volt, which do you think can be deflected easily? बताएं. और वो एक ही पोजीशन से पास कर रहे हैं. लेट्स जस्ट से कि मेरे पास दोनों इसी पोजीशन से पास करेंगे. कौन सा बीम ऐसा है जो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाए इन दोनों में से? आप लोग इधर ही हैं? Yes, ma'am. So which one will be deflected easily? जिसकी एनर्जी कम होगी. जिसकी एनर्जी कम होगी.
जब जिसकी एनर्जी कम होगी, अगर वो एग्जैक्टली इसी पोजीशन से पास कर रहा है, दोनों बीम एक ही पोजीशन से पास कर रही हैं, अगर वो लेस एनर्जेटिक होगा तो आपके पास वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाएगा। टीएम के अंदर आप नॉर्मली, एसईएम के अंदर आप तकरीबन 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। जब आप टीएम की बात करते हैं, दिस इज मोस्टली द मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम जाते नहीं हैं। आप 40-50 पे भी चले जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा हम जाते नहीं हैं, because this energy easily suffices all the signals, जितना आपको आराम से मिल जाता है। जब आप टीएम की बात करते हैं, आप बात करते हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी वोल्टेज आप रखते हैं तो उतनी एनर्जी बीम, उसकी बीम, उससे प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो एनर्जी है, वो फिर इतनी आती है। अदर, और आप 100 से आगे ऑनवर्ड्स जाते हैं, 50, 100, ये इसकी लोअर लिमिट से आगे जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी 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 एनर्जेटिक बीम, ये बहुत एनर्जेटिक बीम है, इसको इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ओनली वेयर एवर देयर इज द न्यूक्लियस, जो कि एक हाईली पॉजिटिव स्पीशी है, हाईली पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, अगर वो इसको, सिर्फ वो ही इसको डिफ्लेक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज्ड हैं वो बहुत डिपेंडिंग अपॉन द क्लाउड, अगर वो क्लाउड है तब वो डिफ्लेक्ट करेंगे, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा उसको। तो दैट मेक्स द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीएम के अंदर, ठीक है। तो हेवियर एलिमेंट्स आर इजीली आइडेंटिफाइड इन टीएम, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत बड़ा है, आपने अब 100 किलो वोल्ट का ही बीम उससे लेना है, तो वो इजीली डिफ्लेक्ट करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन अगर ये बहुत लाइटर एलिमेंट्स हो, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो इसको डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट अगेन कॉजेज अ बिग ट्रबल फॉर अस कि आप लाइटर एलिमेंट्स टीएम के अंदर बड़ी मुश्किल से सैंपल्स इस तरह से वो डिफ्लेक्ट होते हैं और आपको बीम मिलता है, वरना वो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बीम ही है इन अदर वर्ड्स। So, what was there? Okay, so ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। अब there are different modes, ठीक है, in which we can the electron changes in which the electron can be interpreted, और beam को या image को interpret किया जाता है। There is an amplitude, I mean there is the mass thickness contrast or there is a diffraction contrast, और जो है आपके पास, just a moment please. Okay, so electrons जो है just like light, इट्स अ वेव, तो वो एम्पलीट्यूड को भी चेंज करेंगे, वो फेज को भी चेंज करेंगे, इन दोनों चेंजेस की। और ये दोनों चेंजेस कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट होंगे और डिफ्लेक्ट होंगे, पास करने के दौरान वो डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। सो अगर तो इन दोनों के अंदर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है या फेज चेंज हो रहा है या जिस तरह भी, तो वो किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा आपकी उसके ऊपर, प्रोजेक्टिंग जो भी इमेज आ रहा है आपके पास, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड कंट्रास्ट अराइजेज ड्यू टू मास और थिकनेस और बोथ, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि थिकनेस या एटॉमिक नंबर इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन मास और थिकनेस ऑफ द सैंपल इटसेल्फ, या बोथ, इन दोनों केसेस में। और फिर आपके पास डाइफ्रैक्शन कंट्रास्ट हो जाती है, जो कि डाइफ्रैक्शन प्लेन्स के अंदर से होती है। डाइफ्रैक्शन उसके इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हो जाती है। तो अब इन दोनों चीज़ें को आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोजेक्टिव लेंस के ऊपर कि वो किस तरह से आ रही है, और ये दोनों चीज़ों की वजह से कंट्रास्ट वेरिएशन होती है, आपको इंट्रिकेसीज नज़र आना शुरू हो जाती हैं, कहीं पे रफ्स एंड ड्राफ्ट्स, कहीं पे डिटेल्स आपको इमेज की इस तरह से नज़र आना शुरू हो गई। Or the second one is actually phase contrast, exactly the same as optical microscope. There is no change.
ठीक है। द ओनली थिंग इज ऑप्टिमकल के अंदर हम ज़्यादा फोकस ट्रांसमिशन के लिहाज से नहीं कर रहे थे, हम जेनेरिक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसमिशन के लिहाज से हम एक और चीज़ ऐड करते हैं जिसके मास थिकनेस कंट्रास्ट है, तो हाईली डिपेंडेंट है। सो व्हाट इज मास थिकनेस कंट्रास्ट या मास डेंसिटी कंट्रास्ट? It arises due from the elastic scattering, again not the inelastic scattering but the elastic scattering where the energy has been retained. And the cross section of Rutherford scattering is a strong function of atomic number and hence the mass density contrast and the thickness contrast of the specimen. So scattering increases with increasing atomic number and thickness. Okay. Rutherford experiment किसी को याद हो? Can somebody tell me about Rutherford scattering? उसने क्या find out किया था और क्या उसकी nature थी? Because we will be consistently using the word Rutherford scattering. जी बेटे न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था। अल्फा दोबारा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल पे वो हाँ मार्क किए थे। तो उसने ये रियलाइज किया था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और जो एंगल है वो डिफरेंट आ रहा है और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब उस थिन गोल्ड फॉइल से पास कर रहे थे तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वर रिफ्लेक्टेड एट लार्ज अल्फा पार्टिकल्स, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, वो अल्फा पार्टिकल्स थे at large angles, some of them will be transmitted. वो तो interested था transmitted में, उसको ये realize नहीं था कि deflection at larger angle क्यों थी, तो उसने कहा कि जी okay this is because of the backscattering. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको correlate कर सकते हैं with the thickness and density. ठीक है, अगर तो आपके पास TM के अंदर सैंपल बहुत ज़्यादा डेंसर होगा तो वो डिफ्लेक्ट कराएगा इलेक्ट्रॉन्स को एट लार्जर एंगल। अगर आपके पास थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी डेंसिटी के अलावा, अगर आपके पास थिकनेस भी ज़्यादा होगी तब भी इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे और मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हुए ट्रांसमिट हुए तो वो लार्जर एंगल के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो द डेंसिटी एंड एटॉमिक नंबर एक्चुअली वर्क्स इन द सेम वे कि जैसे जैसे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गए, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बढ़ गया तो वो कैपेसिटी रखते हैं इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कराने में एट अ लार्जर एंगल या बैक स्कैटर के ऊपर चले जाएं। ठीक है, इसके अंदर कैपेसिटी है। सो दिस इज एक्चुअली रदरफोर्ड इन नॉर्मली हम थिन फिल्म की बात करते हैं और यहाँ पे भी हम थिकनेस बहुत कम की बात करते हैं। ठीक है, और जो स्कैटरिंग एंगल्स होती हैं वो इनका जो एंगल होता है वो लोअर होता है बिकॉज आई टोल्ड यू कि अगर ये बहुत लार्जर एंगल करेंगे तो ये मिस कर जाएंगे, लेकिन अगर लोअर एंगल होगा तो ये अपर्चर को पास कर जाएंगे, तब हमारे पास आगे मिलेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल मिस आउट कर देंगे अपर्चर को। नॉर्मली रदरफोर्ड की जो स्कैटरिंग है 14 एम, इसको हम फॉरवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं कि जैसे कि अगर आपने सैंपल रखा तो स्कैटरिंग इज इन दिस डायरेक्शन, ये सैंपल है, ये आपके पास बैक स्कैटर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे सैंपल है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पास कर रही हैं, तो आपके पास फॉरवर्ड स्कैटरिंग इन थिन सैंपल इज मच मोर नीडेड एंड इट्स एक्चुअली यूजफुल। बैकवर्ड backscattering normally happens when the sample is too much thicker या उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आपके पास या कि वो बहुत ही डेंसर है कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जगह ही नहीं मिल रही पास करने की और वो उसको रिवर्ट करा देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी या थिकर सैंपल्स के अंदर इट्स नॉर्मली हैपेंस। सो हमें जो चाहिए वो बेसिकली फॉरवर्ड स्कैटरिंग चाहिए इन टीएम के अंदर। So deflection electrons can result from interaction between electrons and nucleus. That's not a very hard thing to understand. So amount of electron scattering at any point depends upon the mass density or thickness or the product of both. It's not a very difficult thing. अगर आप इन दोनों का product लेंगे तब भी आपके पास exactly same चीज़ आएगी जो उसके साथ आ रही है। So differences in mass and thicknesses in a specimen will generate variation in intensity received by the image in TEM screen. Okay, I can explain you. This is the best example. Okay, जब आप lower mass, lower atomic number या lower thickness की बात करते हैं जो कि TEM के अंदर होता है, okay,
वर्सेस जब आप हायर मास, हायर एटॉमिक नंबर और उनकी थिकनेस की बात करते हैं, that has to be correlated with the aperture that you are placing. ठीक है, अब अगर आप कहते हैं कि मैंने तो फाइंड ही हायर एटॉमिक नंबर करना है, तो आप अपर्चर को थोड़ा सा वाइडन करेंगे, ठीक है, बड़ा अपर्चर रखेंगे। जो बहुत, एक तो बहुत हाईएस्ट एटॉमिक नंबर और बहुत लोअर एटॉमिक नंबर, ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज है इन टीएम की, जहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत ही कम हुई, बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट निग्लेजिबल हो गई, और जहाँ पे आपके पास डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। आपको मीडियोकर वे में नॉर्मल एटॉमिक नंबर दे give you an easier time, otherwise they give you a very hard time when you are analyzing the TEM. So thicker or higher atomic number appears darker. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल के अंदर दोनों एटॉमिक नंबर है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक नंबर है, कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, गोल्ड भी है, ठीक है, कार्बन भी है। नाउ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो एक ही है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक बीम की। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जब बम्बार्ड करेंगे सैंपल के ऊपर, तो जो लाइटर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेसर एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट करेंगे, एंड मोस्ट लाइकली they will enter the objective aperture or this specimen, जो कि हमने लिखा हुआ है कांस्टेंट बीम की एनर्जी एंड अपर्चर कांस्टेंट लिखा हुआ है। जो थिकर एटॉमिक नंबर हैं दे आर मोस्ट लाइकली टू मिस, उनमें से इक्का दुक्का जाएंगे, ठीक है, ये बीम इधर से निकली और यहाँ पे निकल गई, इक्का दुक्का बीम जाएंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि हाँ हम भी प्रेजेंट हैं इसके अंदर। लेकिन most of them, majority, because of the higher atomic number, will be higher atomic number, higher density, ठीक है, they behave as if they have a higher thickness, so they will be deflected at larger angles and they will miss. Eventual result क्या हुआ जी TEM के अंदर, जब आप lighter elements की बात करेंगे तो आपके पास वो brighter नजर आना शुरू हो जाएंगे, जब आप डार्कर एलिमेंट्स हेवियर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो आपके पास लेस इंटेंस या डार्कर नजर आएंगे। तो नेचुरल हमारे पास कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो गया एक ही इमेज में, एक ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वन element will be demonstrated as a brighter spot, the other elements, the other जहाँ पे उनकी abundance होगी वो darker region show करना शुरू कर देंगे। So this is a very good example of the imaging. ये TEM image है, ये polycarbonate का है और polybutyl tetrafethylate, मुश्किल सा नाम है, PTP, ठीक है, ये पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं, सॉफ्टवेयर मटेरियल्स हैं, इनका सैंपल प्रिपेयर हो गया, 100-200 नैनोमीटर्स में रख लिया गया। अब आपने इमेज मोड देखना है, डायफ्रैक्शन मोड नहीं देखना। इमेज मोड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बीम्स को बम्बार्ड किया सैंपल के ऊपर, जो सैंपल हमारे पास नजर आ रहा था वो हमारे पास डार्कर रीजन था और लाइटर रीजन था। Now this image is actually much more closer to SEM because यहाँ पे आप स्केल बार देखें, स्केल बार है 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन is quite a big number. 1000 नैनोमीटर्स, जब आप 1000 नैनोमीटर्स की बात करते हैं तो TEM की जो रेजोल्यूशन है वो आपके पास तकरीबन 10 नैनोमीटर तक भी जा सकती है। इस वक्त ये zoomed out वर्जन हमारे पास TEM ने दिखाया हुआ है। You can actually zoom in, आप इसको मच मोर हायर टाइम्स में आप मैग्नीफाई करके आप इसके अंदर भी घुस सकते हैं, आप एक छोटे से स्पॉट के अंदर भी घुस सकते हैं, ठीक है, TEM हैज दिस कैपेसिटी। लेकिन इस वक्त हम लोअर मैग्निफिकेशन के ऊपर जाके एटॉमिक नंबर कंट्रास्ट को देखते हैं या मास डेंसिटी कंट्रास्ट को हम एनालाइज करते हैं कि TEM कैन एक्चुअली गिव यू दिस कंट्रास्ट एट द सेम टाइम इन अ सेम सैंपल, जहाँ पे आपके पास जो PC है उसके अंदर ड्यू टू स्टेनिंग हमने एक हेवियर एलिमेंट के थ्रू इसके अंदर incorporation करवाई हुई है, which is ruthenium oxide. Ruthenium oxide bonded with PC and is now appearing as a brighter pattern in the same image compared to this PBT.
जो कि एक लाइटर एलिमेंट है, ठीक है। So this is how you actually intentionally increase the mass density contrast for some of the TEM samples. आप उसके अंदर staining कर रहे हैं, अगर आप staining नहीं करते, staining is actually the way you actually enhance the contrast naturally. अगर आप staining नहीं करते, आप ना भी करें, अगर किसी जगह पे hypothetically ruthenium पड़ा हुआ है उस sample के अंदर, built in उसकी concentration या composition ही ऐसी, वो darker नजर आएगा image के अंदर, ठीक है। सो दिस इज इट। अब इसके अंदर मास डेंसिटी कंट्रास्ट के अंदर या एम्पलीट्यूड कंट्रास्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं कि आपके पास एक ये जो इमेज है वो ब्राइट फील्ड इमेज है या डार्क फील्ड इमेज है, आपके पास जो बाउंड्रीज हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस है, या फिर आपके पास एक नॉमिनल सा दिन वाला उजाला टाइप इमेज आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने जो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बीम थी क्या उसको अपर्चर से पास करवाया या नहीं करवाया। इट कुड बी पॉसिबल कि आपने डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बीम को इधर से ब्लॉक करा दिया, आपने अपर्चर की पोजीशन ही ऐसे रखी कि सिर्फ जो हैवियर एलिमेंट्स के अंदर से या लाइटर एलिमेंट्स के अंदर से डाइफ्लेक्शन एट अ सर्टेन एंगल, लेट्स जस्ट से 10 डिग्रीज या 5 डिग्रीज या 1 डिग्री या 2 डिग्री, उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो सिर्फ डाइफ्रैक्टेड, या आपके पास आएगा डार्क फील्ड इमेजिंग जहाँ पे सेल्फ ल्यूमिनस आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ब्राइट फील्ड इमेजिंग क्योंकि आपने डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बीम को पढ़ाया। अ लॉट ऑफ लाइट और electrons are there to generate the image. यहाँ पे only the deflected ones are there to generate an image. The others which are directly transmitted will be blocked. So if we go back to this image and if we see कि यहाँ पर आपके पास जो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बीम था, इट हैज़ अ रोल इन आइडेंटिफाइंग वेदर द इमेज इज ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड। असल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ रहे हैं और इन अ वे जो कलेक्शन हो रही है, क्या वो इसकी कलेक्शन हो रही है या इसके साथ इसकी कलेक्शन हो रही है। अगर तो इसके साथ है तो ब्राइट फील्ड है, अगर खाली इसकी है, इसके बगैर है तो वो डार्क फील्ड है। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? मैं पूछ लूं फिर सवाल? ठीक है जी। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो है कंट्रास्ट को किस तरह से वेरी कर सकते हैं। इन TEM जो mass density contrast है for given samples, they are controlled by either the aperture size or by the energy. अब I mean अब मुझे सिर्फ इस बात से डर लगता है कि आप सारी चीज़ों को अलग अलग देखेंगे। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों को टोटालिटी में देखें कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। सो इफ यू आर चेंजिंग द अपर्चर साइज, यहाँ पे अगर मैं करूँ, अपर्चर का इतना छोटा सा अपर्चर था, लेकिन अगर मैं इसी अपर्चर को इतना बड़ा कर लूँ तो वो डार्क फील्ड से ब्राइट फील्ड पे चला गया क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बीम को भी कलेक्ट करना शुरू हो गया और डाइफ्रैक्टेड बीम को भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट था वो चेंज हो गया, बिल्कुल ब्राइट से डार्क फील्ड कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल आसमान और ज़मीन हो गया, ठीक है, रात और दिन हो गया। अब ये भी मैं कर सकती हूँ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत डार्क ही डार्क है, कोई सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कॉन्ट्रास्ट को इतने से इतना कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जहाँ पे बिल्कुल कोई रे नहीं आ रही थी वहां पे एक रे आना शुरू हो गई, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आई कैन इवन डू दिस कि मैं थोड़ा सा अपर्चर और बढ़ा दूं और मैं कहूँ कि जी आई कैन नॉट सी द डिटेल्स क्लियरली, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, तो मैं ज़्यादा डाइफ्रैक्टेड बीम को इनकॉर्पोरेट करा दूं। दूसरा काम यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कर दें। इस वक्त तो एनर्जी कांस्टेंट थी, ठीक है, लेट्स जस्ट से कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50। अब अगर आप इसकी एनर्जी को है वो चेंज कर दें, आप कहते हैं कि जी मैं यही सैंपल रखता हूँ और मैं 100 कर दूँ जी एनर्जी, तो अब जो एनर्जी
आ गई है, वेवलेंथ और भी छोटी हो गई, तो वो जो है आपके पास सैंपल डिफ्लेक्शन की चीज जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब आपने थिकनेस कांस्टेंट रखी हुई है, एलिमेंट्स इसके अंदर कांस्टेंट है, अपर्चर इसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। सो ओनली थिंग इज नाउ द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। उस एनर्जी चेंज करने से अगेन स्कैटरिंग एंगल चेंज हो गया। जब स्कैटरिंग एंगल चेंज हुआ तो अफेक्ट तो वही हुआ कि जहाँ पे आप एक रे को जबरदस्ती अपर्चर को चेंज करवा रहे थे, अब आप स्कैटरिंग एंगल को चेंज करा दें कि यहाँ से पहले वो यहाँ जा रही थी, अब वो यहाँ जाना शुरू हो गई, वो अपर्चर के अंदर आना शुरू हो गई, सही है। सो लार्जर अपर्चर्स अलाउ मोर स्कैटर्ड बीम, कॉमन सेंस, कोई मुश्किल नहीं है, टू contribute to the bright field image. So contrast naturally is lowered and intensity increases. Intensity, brightness and contrast go opposite to each other. ठीक है, आप चाहते हैं कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक गन्स की बात की थी, आपने कहा थी जी टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद जी नहीं फैक्सैम इस्तेमाल करें जी। फैक्सैम क्यों? क्योंकि जी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है जी, इसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। तो अब आपके पास लोअर किलोवोल्ट के ऊपर भी हायर इंटेंसिटी बीम था जब आप फैक्सैम पे जा रहे थे, बट अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप इंटेंशनली टंगस्टन के अंदर ही इस एनर्जी को, बीम की जो एनर्जी है उसको लोअर या हायर कर देते हैं। SEM के अंदर मैंने आपको बताया 30 किलो वोल्ट जो है वो इट्स सफिशिएंट वोल्टेज टू क्रिएट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर TEM के अंदर आप 100 किलो वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि आपके पास जो बीम है वो कॉन्सिक्वेंटली उतनी लोअर वेवलेंथ और हायर एनर्जी हो, ठीक है। सो एट लोअर किलोवोल्ट scattering angle and cross section angles increases. आपने यहाँ पर हल्का सा लाइटर सा बीम लिया हुआ है, अगर अब वो लेट्स जस्ट से हीलियम ही हुआ लोअर एनर्जी पे, तो वो इसको डिफ्लेक्ट कर सकेगा। उसके अंदर कैपेसिटी है कि इस हल्की फुल्की सी वेवलेंथ जो आ रही है, लोअर वेवलेंथ है, इतनी खास एनर्जी भी नहीं है, उसको वो डिफ्लेक्ट कर दे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दूं तो वो तो उसके काबू ही नहीं आएगी, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो न्यूक्लियर पूल है उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना है हीलियम की से। अगर मैं 10 के बजाय 20 कर दूंगी तो 30 कर दूंगी, वो कहेगा स्ट्रेट पास करो जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिफ्लेक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस वेरी माइन्यूट न्यूक्लियर फील्ड। So at lower kilovolt, both scattering angle and intense angle and cross section increases. Okay, so more electron will be scattered outside the given aperture, and hitting the diaphragm and contrast will increase. Okay, lower kilovolt scattering angle increase. आपने हल्का बीम लिया, स्कैटरिंग एंगल कम था, ठीक है, वो खास डिफ्लेक्ट खास उसने किया नहीं है, तो जिसकी वजह से उसकी जो डिफ्लेक्शन थी वो उसने अपर्चर को मिस कर दिया और कंट्रास्ट इंक्रीज हो गया और इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। लोअर किलो वोल्ट पे आप जनरली खुद भी सोच सकते हैं कि अगर एनर्जी कम है, आपने वोल्टेज कम रखी हुई है, तो लेस इंटेंस बीम आपके पास जनरेट होगा, ठीक है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा देते हैं, आप बीम की पावर बढ़ा रहे हैं, तो मोर इंटेंस बीम, मोर ब्राइटर बीम आ जाना शुरू हो जाता है। तो उस केस में अंदर कहानी आपके पास थोड़ी सी मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती है। तो यू कैन एक्चुअली चेंज ईदर द एनर्जी, द अपर्चर itself, अपर्चर डायफ्राम, सैंपल तो आपकी मजबूरी है, जो आपको मिलेगा आपने उसको एनालाइज करना ही करना है, ठीक है। तो आप वर्किंग डिस्टेंस भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली TEM के अंदर वर्किंग डिस्टेंस इसलिए कम अफेक्ट करता है कि सैंपल का बीम के जो आ रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, उनके साथ कितना डिस्टेंस है। असल में ये जो मैटर करता है वो स्कैन SEM के अंदर ज़्यादा मैटर करता है कि वो कितनी करीब से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, ठीक है। जो एक चीज है क्रॉस सेक्शन, इधर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बीम एक्चुअली डिफ्लेक्टिंग बाय द एटम, ठीक है। अगर एक एटम बहुत बड़ा चौड़ा सा हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो उस बीम को स्कैटर करे, या हेवियर हुआ या हायर एटॉमिक नंबर हुआ तो वो बढ़ा देगा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। एटम के लिहाज से बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि एटम
कि वही है, और अब मैं एनर्जी को कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं, एक कम एनर्जी वाली बीम को स्कैटर होना आसान होगा, प्रोबेबिलिटी अगेन बढ़ जाएगी, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया? So the next is actually diffraction contrast. यहाँ पे mass density contrast के अंदर there are multiple variables, आपके लिए ज़रूरी है, ये basically in a way summary है, जो variables हम जिस तरह से change कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। Apparently तो it looks simpler, but इसके अंदर से बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे आते हैं जिनको आप confuse कर देते हैं, ठीक है जी। बेटे प्लीज़ बताइए if there is anything missing और कोई मसला है आपको। हेलो जी, सजाद इधर ही है? जी मैम। समझ आए बेटे? जी जी मैम, क्लियर है ये। ठीक है, अब बुरहान आप इधर ही हैं? जी बुरहान इधर ही हैं बेटे? बुरहान सो रहे हैं। अच्छा चले, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डाइफ्रैक्शन कॉन्ट्रास्ट। अब डाइफ्रैक्शन कॉन्ट्रास्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द प्लेन्स, किस प्लेन से हो रहा है, कितना एम्पलीट्यूड, उसके अंदर वेवलेंथ चेंज आ गई है, नहीं हुई, जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो डाइफ्रैक्शन कॉन्ट्रास्ट अगेन इज ओनली पॉसिबल फॉर क्रिस्टलिन सैंपल्स, इट कैन नॉट बी डन फॉर अमॉर्फस सैंपल, जहां आप कहते हैं कि जी एटम्स हैव अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन अ प्लेन, प्लेन की एक डेंसिटी है, यहाँ पे एटम पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था और यहाँ पे पड़ा था, ये कैसा प्लेन है, ठीक है। इसके अलावा कोई और प्लेन, जो नेक्स्ट पैरेलल प्लेन है उसके अंदर भी एग्जैक्टली यहाँ पे सेम प्लेन्स हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पैरेलल प्लेन है उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही है, और इन दोनों प्लेन्स के बीच में एक प्लेनर स्पेसिंग है जिसको हम डी कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स या वो जो भी आएंगी तो वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है या वो थर्ड ऑर्डर है, उसकी बेसिस पे वो करेंगी, और अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो आपके पास स्पॉट आ जाएगा, नहीं करेंगी तो डार्क स्पॉट आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है। सो अब आपके पास ये डाइफ्रैक्शन कॉन्ट्रास्ट है। अब इस डाइफ्रैक्शन कॉन्ट्रास्ट जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ ओनली क्रिस्टलीन सैंपल्स हैं, बट अगेन देयर can be a lot of information that can be extracted out of these samples. So it is primarily mechanism. Diffraction contrast is related to the diffraction, but at the same time it generates the image as well. उसी image का diffraction pattern, but वो crystalline samples हैं. So diffraction can be regarded as the collective deflection of electrons. इन्हीं beam से deflect हो रहे हैं electrons, या refract हो रही हैं या transmit हो रही हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की diffraction है। When और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ब्रैग्स लॉ के ऊपर। ब्रैग्स लॉ क्या है जी बेटे? ब्रैग्स लॉ क्या है बेटे? जी लाइबा, आर यू हियर? मैम ब्रिग्स लॉ जो है वो क्रिस्टल पे जब हम एक्सरे रेडिएशन जो है वो बम्बार्ड करते हैं तो वो डिफरेंट लेयर ऑफ क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उससे डायफ्लेक्ट होते हैं डिफरेंट लेयर्स। नहीं तो ये तो आपने मुझे उसका फिनोमेना बता दिया ना कि एक्सरे के अंदर, मुझे मुझे बताएं ब्रैग्स लॉ है क्या? lambda is equal to 2d sin. And what is the physical meaning of this law? इट्स Hello? डिस्टेंस बताती है वो क्रिस्टल के दरमियान। किसका डिस्टेंस बताती है? जो एटम होती है ना, एटम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होती है क्रिस्टल में
हम्म, लेकिन हम्म। और क्या बताती है? सिर्फ इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बताती है, और क्या बताती है? wavelength of the वेवलेंथ तो wave. वेवलेंथ तो वेवलेंथ एक आपका इंटर पैरामीटर है, आप चेंज कर रहे हैं। वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है ना, आपने हायर इलेक्ट्रॉन वोल्टेज वाला दिया या लोअर से उसकी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंटली वेवलेंथ कितनी प्रोड्यूस हुई इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। ठीक है, Diffraction angle बताती है। ठीक है, ये है। सो अब ब्रैग्स लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो आपको ये बताता है कि एनी रेडिएशन which when falls on the crystal it is diffracted, reflected in a certain at a certain angle। अगर तो वो एक ऐसे प्लेन के ऊपर पास कर फॉल कर रही है जिस पे से अब ब्रैग्स लॉ एक्सरे के केस में सिर्फ रिफ्लेक्शन का था, टीएम के अंदर इट्स डाइफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन एंड डाइफ्लेक्शन एज वेल। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो डाइफ्रैक्ट करके किसी भी एंगल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब वो जो एंगल है वो थीटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स किस एंगल के ऊपर आ रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट किसके ऊपर आ रहे हैं और वो फॉल किस प्लेन के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टलिन मटेरियल सिंगल क्रिस्टल नहीं होता, पॉली क्रिस्टलिन। एक प्लेन अगर ये है, दूसरा प्लेन यहाँ से ये है, तीसरा प्लेन यूं है। ठीक है, वो डिफरेंट प्लेन्स हैं, डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के ऊपर। अब हर प्लेन एक सर्टन एंगल के ऊपर ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा, बाकियों पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, और वो प्लेन और वो एंगल कोरिलेटेड है। बाकी सारे एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्शन अगर हो रही है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा। दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ सिग्नेचर कि मेरे पास अगर कॉपर है तो कॉपर का 111 प्लेन हमेशा हमेशा हाइपोथेटिकली मैं कह दूं कि जी 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डाइफ्रैक्शन 2 थीटा जो है वो 70 डिग्री है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके आपको एक पीक दे देगा। ठीक है, जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कोई पीक नहीं आ रही, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक पीक आ गई, फिर डाइफ्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गई। तो ओनली ओरिएंटेड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स 111, 222, 333 उनके ऊपर फिर जैसे जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, पीक की इंटेंसिटी कम होती गई क्योंकि वो नीचे से अगर आप एक्सरेज की बात करें तो वो बहुत लोअर से पास हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बड़ी कम होगी कि वो डिटेक्टर तक जाके पहुंचे। इसी तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हाईएस्ट होता है, तो नॉर्मली हम फर्स्ट ऑर्डर को ही देख लेते हैं कि 111 आपके पास आ गया, फर्स्ट ऑर्डर एन जो है वो किस ऑर्डर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो Bragg's law is such a law which tells you about which angle is associated with constructive interference of which plane of crystalline materials only, not amorphous. Okay. इन द सेम मैनर जब आप टीईएम की बात करते हैं, टीईएम के अंदर आप डाइफ्रैक्शन पैटर्न अचीव कर सकते हैं। इन द फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स मैंने आपको बताया कि जी ये जो ब्राइट स्पॉट्स हैं ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, एक एक स्पॉट आपका 100 प्लेन को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसके अंदर इस तरह जा रहा है या कुछ और। तो अगेन दिस इज ओनली फॉर क्रिस्टलिन, नॉट फॉर अमॉर्फस। So electrons can be scattered collaboratively by parallel planes similar to X-rays. Bragg's law, which applies to X-rays, also applies to electron diffraction. When Bragg conditions are satisfied, angles between electron beams and crystal or constructive diffraction occurs, and strong electron diffraction in specimen crystals. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरवल, और जब नहीं करेगा तो डिफ्रैक्शन होगी। सो अगेन अगर ये आपके पास सैंपल है, ऊपर की सारे लेंसेज और वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि सैंपल है, सैंपल के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसको कलेक्ट करना है, इमेज भी आ रहा है और डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी आ रही है। अब जो इंटरमीडिएट लेंस है उसने दिखाना है कि किस चीज़ को हम दिखाएं, अगर कोई इमेज आ रहा है जैसे कि यहाँ पे आ रहा था, इमेज आ रहा है, या वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है,
तो वो इस चीज़ को फोकस करेगा या इधर फोकस कराएगा। डायफ्रैक्शन पैटर्न आपके पास दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है, इमेज के लिए भी और डायफ्रैक्शन उसके लिए भी। कॉन्ट्रास्ट आपके पास कुछ जगह पे कंस्ट्रक्टिव है, कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव है, उस लिहाज से जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन TM in XRD का ब्रैग्स लॉ इज कि जब आप बात करते हैं 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, वो है आपके पास थीटा, diffraction angle. In case of TM, this angle is extremely small, जो कि less than 1, maximum 2 degrees, और अगर बहुत हद हो गई तो 5 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप एक्सरेज और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो ये एंगल बहुत बड़ा हो जाता है, 70, 80, 90, ठीक है। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। So diffraction angle TM is very small. It's less than 1 degree, 1 equal to 1, maximum 5 degree. Diffracted beam in crystallographic plane can be focused on a single spot on the back focal plane of the objective lens. यहाँ ये आपको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके बैक फोकल प्लेन के ऊपर डायफ्रैक्शन स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है। और जो आपके पास इंटरमीडिएट लेंस है, इसकी फ्रंट फोकल प्लेन के ऊपर आपके पास इमेज प्लेन बनता है। So in the image mode, image of the specimen is focused on the image plane and projected on the fluorescent. In diffraction mode, diffraction is modeled from the back focal plane. ठीक है, ये आपके पास थोड़ा सा ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड के बाद आ गए अगेन डायफ्रैक्शन कंट्रास्ट के अंदर। सो देयर इज मैच डेंसिटी कंट्रास्ट, देयर इज डायफ्रैक्शन कंट्रास्ट। डायफ्रैक्शन कंट्रास्ट हमने शुरू कर दिया है एंड वी विल एक्चुअली कंप्लीट इट एज वेल। सो हु इज विद मी? Let me check the status. जी बेटे, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है, सुन सकते हैं? यस मैम। जी मैम। अच्छा, so we are only 12 people here. बाकी जो है या तो छुट्टी कर चुके हैं या ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी अदर रिक्वेस्ट, तो जिसने क्लास में आना था वो आ चुकी हैं। सो लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो क्लास शुरू होते होते हमारी थोड़ी सी डिटेल हो गई, नेक्स्ट क्लास भी होगी कोई ना कोई। समीर साहब की क्लास कितने बजे हैं बेटा? 12:30। आई थिंक आई शुड स्टॉप यू गाइस, हमारा भी घंटे की क्लास हो चुकी है। सो आई डोंट नो, अभी तक तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसकी ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, अदरवाइज वी विल टेक अ लीव। None? No ma'am. Thank you very much. Enjoy. Thank you, ma'am. Okay ma'am, Allah Hafiz. Allah Hafiz.